Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और जिसका सब्जेक्ट कोड है BEGC 114। और ये इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए हैं जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 54 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेक्शन 1 में सबसे बेहतरीन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट क्या पूछा जाता है? रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कहानियों को सेंटेंस को पहचान कर लिखना होता है। और आगे हम लोग देखेंगे शॉर्ट्स नोट्स के बारे में। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि जो भी लाइन दिया गया है उसमें चैप्टर का नाम और राइटर का नाम और स्पीकर जो भी होगा, पोएट होगा या कोई अदर पर्सन होगा, उसका नाम यहाँ पे बता दिया गया। आपको बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा 4 लाइन में हिंदी समरी दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन के एट लास्ट में पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ द कंटेक्स्ट। आपको इसको जो रेफरेंस दिया गया है उसको कंटेक्स्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें बोल रहा है बी बेयर ब्लेस्ड विद द वर्जिनियल अनपेंटेड वर्ल्ड विद द एडम्स टास्क गिविंग थिंग्स देयर नेम। कह रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से ये ड्रेक वालकोट कहना चाह रहा है कि करिबियाई द्वीप उस दुनिया का वर्णन करता है जो उपनिवेशवाद के आने से पहले बिल्कुल नई और अछूती और प्राकृतिक था। जब उपनिवेशवाद नहीं आया था उसके पहले जो करिबियाई द्वीप था उस पे प्राकृतिक के अलावा कोई बाहरी फोर्स उस पे कोई प्रभाव इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया था। वहाँ के लोगों को अपने परिवार की वस्तुओं और स्थानों और प्राकृतिक के नामों का करण अपने खुद ही अपने आइडेंटिटी के साथ करते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उपनिवेशवाद गया उनका संस्कृति बिखरने लगा। उसी पे ये पोएट अपना एक सेंटेंस में इस सेंटेंस के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। और उपनिवेशवाद आ जाने के बाद पूरी उनकी संस्कृति बर्बाद हो गई। जिस प्रकार एडम को बाइबल में रिलीजियस कंटेक्स्ट में कहा गया था कि सारे प्रकृति के जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं सारे को नाम रखने की उनको आज़ादी था, तो उसी प्रकार करिबियाई द्वीपों को के लोगों को अपने कल्चर के साथ आइडेंटिटी को जोड़कर अपने वहाँ की वस्तुओं को नाम रख सकते थे। अब हम लोग कंटेक्स्ट देखेंगे। ये कह रहा है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम एंड नेम्स रिटन बाय द डेरेक वालकोट एंड दिस पोएम डील विद द थीम्स। इसका थीम जो है आइडेंटिटी है, लैंग्वेज है और हिस्ट्री है और कोलोनिज्म है। तो वालकोट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैरेबियन पीपल सर्च फॉर देयर लॉस्ट कल्चर एंड रूट्स। और ये जो संस्कृति उपनिवेशवाद आ जाने के बाद ये जो अपना संस्कृति का रूट खो बैठे थे उनको उन पे ये पोएम को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट द अर्ली कैरेबियन पीपल वेयर ब्लेस्ड विद ए वर्जिनियल एंड अनपेंटेड वर्ल्ड। Unpainted world, the land was untouched and by the foreign people and outside the influences। और ये जो कैरिबियन द्वीप था एक ऐसा द्वीप था जिसमें कभी भी कोई भी बाहरी फोर्स का उस पर प्रभाव नहीं था। ये हमेशा कैसा था? पवित्र था और धन्य था। और जिसको अपने लैंड को अपने तरीके से आइडेंटिटी के साथ नाम के साथ जोड़ के अपना नाम दिया। और द लैंड बाज अनटच्ड, क्या लिखा हुआ है? द लैंड बाज अनटच्ड। और ये अनटच्ड था किससे? फॉरेन पावर से। और किसी प्रकार का आउटसाइड उस पर प्रभाव नहीं था। द रेफरेंस टू द एडम इज हाईली सिग्निफिकेंट। द रेफरेंस टू द आइडम इज हाईली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एडम was given the responsibility of the naming all living creature। कह रहा है कि ये जैसे एडम को
बाइबल के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनको नाम दिया जाए। उसी प्रकार सिमिलरली द कैरेबियन पीपल हैड टू टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड द नेमिंग द फीचर्स ऑफ देयर न्यू वर्ल्ड। और वो कैरेबियन द्वीप को भी वही टास्क मिला था, वही कार्य और जिम्मेदारी मिला था कि आइडेंटिफाई करो चीज़ों को और अपने तरीके से अपने कल्चर के साथ न्यू वर्ल्ड का नाम दो। The naming is not merely the linguistic activity, it is an act of the creating identity and the culture ownership. Through names, people establish a connection with the land, history, and the tradition. The बालकोट are indirectly criticized और बालकोट इस पोएट के माध्यम से अपने इंग्लिश ब्रिटिश काल के कोलोनिज्म को क्या करते हैं, उपनिवेशवाद को क्या क्रिटिसाइज आलोचना करते हैं। बिकॉज द कॉलोनियल रूलर रिप्लेस्ड मेनी इंडिजीनियस नेम्स विद द फॉरेन वंस। और ये कॉलोनियल पीपल जो थे, वहाँ के शासक थे, बहुत सारे जो वहाँ स्वदेशी नेम थे, वहाँ के कल्चर के साथ जो जुड़ा था आइडेंटिटी, उसको नाम को चेंज कर दिया। एज ए रिजल्ट द ओरिजिनल कल्चर हेरिटेज एंड द आइडेंटिटी ऑफ द कैरेबियन पीपल बेयर वीकेंड। और वहाँ का जो विरासत था, उनका पहचान था कैरेबियन द्वीप का, धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होने लगा। दस द पोएट प्रेजेंट द एक्ट ऑफ द नेमिंग एज बोथ द क्रिएटिव एंड द कल्चर प्रोसेस। द लाइन एक्सप्रेस प्राइड इन द कैरेबियन पास्ट एंड डिजायर टू रिकवर इट्स लॉस्ट आइडेंटिटी। और इस पोएट के माध्यम से ये प्रेजेंट करना चाहता है कि बोथ क्रिएटिव एंड द कल्चर प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन की ओर। द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट द प्यूरिटी ऑफ ईयरली कैरेबियन वर्ल्ड एंड द एम्फेसाइज द नेम आर क्लोजली कनेक्टेड विद द कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। कह रहा है कि जो इसका जो पास्ट था कैरेबियन द्वीप का, वो उससे जिसका जितने भी नाम थे कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। बालकेट सेलिब्रेट्स द ओरिजिनल हेरिटेज of his people and the question the impact of the colonialism on that heritage. Next question, explain with the reference to the context। कह रहा है इस लाइन में आई नो लॉन्गर लव हर that certain but maybe I love her। कह रहा आई नो लॉन्गर लव हर that certain but maybe I love her। लव इज सो शॉर्ट, फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। और इसमें ये चैप्टर टू नाइट आई कैन राइट से लिया गया है। इसका राइटर पाब्लो नरूडा है, जो कहता है वो अपने प्यार को खो चुका है और उस प्यार को कहता है कि प्यार बहुत छोटा होता है और फॉरगेट करना, उसकी यादों को और उसको भूलना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ही लंबा समयों तक उनकी यादों हमें क्या करता है, दर्द देता है। तो इस पोएट में कहना चाहता है कवि कि उनका संबंध समाप्त हो चुका है और प्रेम बहुत छोटा होता है, जबकि भूलने का दर्द बहुत कष्टदायक होता है। दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम टू नाइट आई कैन राइट written by the Pablo Neruda। In this poem the poet remember his lost love। और ये जो कहानी लिया गया है पाब्लो नेरूडा के पोएट से, और इस कहानी में बताया गया कि ये अपने प्यार को खो चुका है, लेकिन ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। सैडनेस और अकेलापन और सेपरेशन जो बिछड़ाव हुआ है, उसको इस कविता के माध्यम से अपना एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको हम अपने कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कैसे करते हैं उसको देखिए। आप लिखिएगा, इन दिस लाइन द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट रिलेशनशिप विथ हिज बिलव्ड एंड ही सेज दैट द नो लॉन्गर लवर loves her and the certain about it। कह रहा है however in very next moment he admits that perhaps still love her। The reveal his emotional confusion and the inner conflict। कह रहा है कि he said that no longer loves। अब कह रहा है कि ये ज़्यादा मैं झेल नहीं सकते, उसके कष्टदाय को अब हम उसको समाप्त कर देना ही बेहतर रहेगा। सर्टेन अबाउट इट हाउएवर इन वेरी नेक्स्ट मोमेंट, बस अगले कुछ समय बाद वो एडमिट करता है कि स्टिल लव हर, बट वो उसे लगता है कि अभी भी हम उससे प्यार कर रहे हैं। शी रिवील हिज इमोशनल और कन्फ्यूजन, और वो अपने जो जीवन का इनर कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष और कन्फ्यूजन को दिखाता है और कहना चाहता इस लाइन के माध्यम से कि लव इज सो शॉर्ट। तो कहने का मतलब है कि द हैप्पी मोमेंट ऑफ लव टुगेदरनेस वेरी वेरी ब्रीफ, और जो
प्यार का और खुशी का जो पल होता है और जो साथ रहने का जो समय होता है वो बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन जैसे समय रिलेशन खराब होता है तो हम उसे अगर उस रिलेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो फिर भी उसके बाद उनकी यादों को जो उनका याद है और मेमोरी है वो हमें एक पेन की तरह कष्टदायक देता है और क्या करता है, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है। भूलने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और ये पल पल समय समय पे क्या करता है, हमें कष्ट प्रदान करता है। द मेमोरीज ऑफ द लव कंटिन्यू टू रिमेन अलाइव इन द हार्ट इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। और एक बात इन्होंने इस पोएम में कहा है कि लव हमेशा क्या हो जाता है, ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उनकी जो मेमोरी होती है वो कंटिन्यू जिंदा रहता है। कहाँ, हार्ट में, आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। आप सही से पूरे तरीके से पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। The poet experiences deep loneliness or sorrow, heartache, and he realized that while loves may despair from the life, its memories often remain for a long time. Through these lines, Neruda presents the universal experience of the lost love and the pain that follows separation. और ये क्या बताया, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट किया है कि सभी प्यार में पेन देता है और जब ये सेपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। और ये जो कंटेक्स्ट दिया गया है, जो रेफरेंस दिया उसके कंटेक्स्ट में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। द ड्रैकन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश रूल, द ड्रैकन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश रूल हाउ चूज बिटवीन द अफ्रीका एंड इंग्लिश टंग आई लव। यहाँ पे क्या होता है, डेरेक जो बालकोट होता है उसके नसों में दोनों का क्या होता है, खून दौड़ता है। एक तरफ ब्रिटिश है, दूसरी तरफ अफ्रीका है, और जो इंग्लिश उसका लैंग्वेज जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और अफ्रीका वासियों को अपने रगों में खून दौड़े वंशानुगत होने के कारण, हेरिडिटी के साथ होने के कारण उसे सपोर्ट करना चाहता। लेकिन ये दोनों में कन्फ्लिक्ट होने के कारण ये बीच में डिलेमा में पड़ जाते हैं और दोनों में सोचते हैं कि हम किसे सपोर्ट करें। तो ये जो चैप्टर है, ये जो लाइन लिया गया है, ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से लिया गया। इसका राइटर डेरेक बालकोट है और ये लाइन अपने कविता में पोएट बोलते हैं। कौन है पोएट? डेरेक बालकोट। कह रहा है कि यहाँ से अफ्रीका से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन अंग्रेजी से संस्कृति से प्रेम करते हैं। तो क्या लिखोगे फर्स्ट लाइन कंटेक्स्ट में? लिखोगे कि दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम ए बाल क्राई फ्रॉम द अफ्रीका and written by the Derek Balcourt. In this poem is based on the Mau Mau rebellion in Kenya and express the poet conflict between Africa heritage and the English culture influences. और यहाँ पे एक विद्रोह देखने को मिलता है माओ माओ, और ये केनिया में होता है, जो ये दिखाता है अफ्रीकन हेरिटेज विरासत और उनके अंग्रेज के कल्चर के प्रभाव के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। In this line, the poet refers to the British colonial officer as the Draken। और ये कविता में कहना चाहते हैं कि ये ब्रिटिश लोग जो हैं नशे में चूर हैं और बहुत सारे क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। This image symbolize the violence and injustice of the colonialism। और ये जो सिंबल दिखा रहा है, इमेज जो वहाँ पे दिख रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये लोग उपनिवेशवाद के जितने भी लोग हैं अन्यायप्रिय हैं और अहिंसक हैं और क्रूर भी हैं। द पोएट फील इमोशनली अटैच टू द अफ्रीका बिकॉज ऑफ द अफ्रीकन हेरिटेज एंड द एंसेंट्री। और कह रहा है ये द पोएट फील इमोशनली अटैच टू द, इमोशनली कहाँ, भावनात्मक रूप से अफ्रीका से अटैच्ड है, लेकिन कल्चरी रूप से इंग्लिश ब्रिटिश से कनेक्टेड है, क्योंकि वो इंग्लिश भाषा लैंग्वेज को बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन से वो बोलते आते हैं। अफ्रीका बिकॉज ऑफ द अफ्रीकन हेरिटेज एंड द एंसेंट्री एट द सेम टाइम ही लव्स द इंग्लिश लैंग्वेज टंग। ये तो पढ़ा चुके हैं, वही सेम चीज़ है। इसी कारण वो डिलेमा में पड़ जाते हैं
और कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में अपने अंतर इनर कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट ही कैन नॉट कम्प्लीटली सपोर्ट आइदर साइड। और इसी चक्कर में वो ना तो अफ्रीका को सपोर्ट कर पाते हैं ना ब्रिटिश को। इफ सपोर्ट, अगर मान लिया जाए वो अफ्रीका को सपोर्ट करते हैं तो ही रिजेक्ट ए लैंग्वेज ही लव्स। और अफ्रीका को सपोर्ट करने का मतलब है कि वो इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार नहीं करते। वहीं अगर इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं तो अपने जो एंसीटर, जो पूर्वज रूप है, वंशानुगत रूट है, उसको क्या करेगा, उसको छोड़ देंगे। थ्रू दिस लाइन Walcott expresses the problem of identity faced by many people living in the post-colonial society। और अपने आइडेंटिटी को जो प्रॉब्लम है उसको फेस्ट किए हैं बहुत सारे पीपल ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। आप कंक्लूजन सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Next question, question number 5. Explain with the reference to the context. Thou this be the last pain that she makes me suffer, and this the last verse that I write for her। कह रहा है कि ये जो सफ़र का मेरा लास्ट दर्द होगा और मैं इसके लिए उनके लिए लास्ट बार अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। तो ये किस कविता से लिया गया है? टू नाइट आई कैन राइट, और ये इसका राइटर है पाब्लो नेरूडा। और इस पंक्ति में अपने प्रेमिका से अंतिम भावनात्मक विदाई की बात करता है और कहता है कि यह उसके कारण मिलने वाले अंतिम दुख है, और ये उसके लिखी गई अंतिम पंक्तियां हैं। These lines are taken from the poem Tonight I Can Write। The poet remembers a lost love and expresses the pain caused by the separation। और इस लाइन में एक्सप्लेन करना है कि दिस पोएट बिलीव्स दैट मे बी फाइनल पेन काउज्ड बाय हर फॉर्मर बिलव्ड, एंड ही आल्सो फील्स दैट देज मे बी लास्ट वर्स एंड ही राइट अबाउट हर। द लाइन रिवील डीप सैडनेस, और ये लाइन अपने आप में किसका बताता है? गहरी उदासी और जो इमोशनल सफरिंग है उसको बता रहा है। The poet wants to free himself from the memories of the past, but still feels emotionally attached to her। ये अपने मेमोरी को पास्ट समय के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी भी वो क्या है, उससे इमोशनली अटैचमेंट रखे हुए हैं। There is the sense of the acceptance in this line। The poet realized that the relationship ended, but that he must move forward in life। Neruda beautifully captured an emotional struggle between holding on to love and the letting it go। Conclusion, the extract expression, the poet final attempt to the overcome the pain of the lost love and accept the reality of the separation। और वो अपने सेपरेशन को क्या करते हैं? रियलिटी में एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के कार्य करते हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए थिंकिंग रखना शुरुआत करते हैं। Question number 6. Explain with the reference to the context। Write what is that the white child hacked in the bed and to the savages expendable as the Jew। और ये भी लाइन जो वहाँ पे मॉम और रिबेलियन हो रहा था उसी चैप्टर से लिया गया, ये फार क्राइम फ्रॉम द अफ्रीका। और इसका राइटर है डेरेक वालकोट। और डेरेक वालकोट कौन थे? कल्चरली रूप से ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस रखते थे और अफ्रीकन से भावनात्मक इमोशनली रूप से जुड़े हुए थे। तो ये दोनों देशों में से किसी को भी सहयोग और हेल्प नहीं करते हैं। इन पंक्ति में कवि केन्या में माओ विद्रोह के दौरान हुए हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या पर दुख व्यक्त करता है और नस्लीय संघर्ष और क्रूरता की आलोचना करते हैं। और these lines are taken from the A Far Cry from the Africa, and the people is based on the Mau Mau uprising in Kenya and describe the violence committed by the both and British ruler and the African rebels। In this line, the poet refers to the white child।
एक श्वेत बच्चा हु हैज बीन ब्रूटली हैक्ड इन द बेड, और निर्दयी पूर्वक उसे बेड पे ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। दिस इमेज हाईलाइट्स द टेरिबल क्रूएलिटी ऑफ द वायलेंस एंड द वॉर। और ये हिंसा और युद्ध का सबसे क्रूर इमेज ये दिखाना चाहता है। The poet questioned whether political struggle and the racial conflict can justify such the brutality, and the word savage reflect the African were often described by the colonial rules. The phrase expendable बलि चढ़ा देने योग्य as the Jew, और जीव की तरह क्या है, ये बलि चढ़ा दे दिया गया, इसका मतलब है सफरिंग एंड द मास किलिंग ऑफ द ज्यू ड्यूरिंग द होलोकास्ट। जिस तरीके से ज्यू के समय होलोकास्ट हुआ था, मास नंबर ऑफ पीपल वेयर किल्ड। बाय द मेकिंग दिस कंपेरिजन बालकोट एम्फेसाइज द ट्रेजिक लॉस ऑफ इनोसेंट ह्यूमन लाइफ। और इस लड़ाई में और इस प्रकार के युद्ध में इनोसेंट पर्सन मारे जाते हैं। द पोएट कंडेम all the form of the racial and violence and the oppression. He believes that the no political cause can be justified and killing the innocent people. और ये कभी भी जस्टिफाई नहीं है किसी भी पीपल को मार देने से। और कंक्लूजन, the extract highlights the horrors of the violence and the suffering of the innocent victims. It reflects the Balcourt's humanitarian concern, his rejection of the brutality. And question number 7. Explain with the reference to the context. To lie tight wrapped in the butcher's paper and the bleed events. You all know that one it's learning from the history, and this line are taken from the David Marlowe poem's History Lesson. The poem explores the meaning of the history and the influences on the human beings. The poet compares history to something wrapped in the butcher's paper. कह रहा है कि पोएट यहाँ पे हिस्ट्री को कंपेयर करना चाहता है समथिंग रैप्ड इन द बूचर्स पेपर एंड द स्टेन्ड विद द ब्लड। और जो कुछ चीज़ बूचर पेपर कसाई के कागज़ में लपटे हुए हैं और उस पर क्या लगा हुआ है, खून का धब्बा लगा हुआ है, खून का उसमें क्या लगा हुआ है, स्टेन लगा हुआ है। The powerful image suggests that history is often filled with war and violence and suffering. The phrase bleed events, जो phrase दिया है bleed event means indicates that many historical events involve pain and sacrifice and the loss. और जो bleed events means indicate करना चाहता है कि बहुत सारे historical event ऐसे हैं जो पेन दिया है और बलिदान को लिया है और कुछ ना कुछ किसी का लॉस हुआ है। The poet uses irony to the questions how people learn from the history. Despite knowing the tragedy of the past, societies often repeat the same mistakes. Through this line, Maluf suggests that history should not be studied merely as facts and the dates, but the lesson about the human behavior and the responsibility. ये सिर्फ फैक्ट और डेट के बारे में नहीं बताता, ये भी बताता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय कैसा था। क्वेश्चन नंबर 8, द नॉक ऑन द डोर, नो डोर एंड अपर्चर इन थिक मड बॉल एंड दिस सैक दैट हैंग ओवर इट लुक्ड बैक फॉर एयर। और दिस लाइन is taken from the July's People and writer is Nardin Gordimer. इस पंक्ति में ग्रामीण अफ्रीका जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक झोपड़ी और उसके साधारण वातावरण का वर्णन करके
सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के सामने लाता है। और इस कहानी में बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि एक शहर में रहने वाला लोग कितना घमंडी होता है, और जब बुरा समय आता है तो ये अपने नौकर के पास रहता है, और वहाँ का जो जो भी ज़रूरत होता है वो नौकर सारे सामान को उसकी पूर्ति करता है। एंड दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द नोवेल जुलाइज पीपल। द नोवेल इज सेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द साउथ अफ्रीका, द डिस्पाइट द लाइफ ऑफ द पीपल फेसिंग सोशल चेंजेस एंड द अनसर्टेनिटी। और ये तब का नोवेल है जब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और बहुत सारे विवाद चल रहे थे सोशल चेंजेस एंड द अनसर्टेनिटी में। द नरेटर डिस्क्राइब ए सिंपल अफ्रीकन हट made of mud instead of the proper door. There is only and the aperture in the ball। कह रहा है कि ये नरेटर डिस्क्राइब करना चाहता है सिंपल अफ्रीकन मड हट, एक झोपड़ी बना हुआ था। किससे बना हुआ था? मिट्टी से, लेकिन उसमें एक प्रॉपर दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, उसमें छोटा खुला स्थान था। ए सैक हैंगिंग ओवर द ओपनिंग एक्ट एज द टेम्पोररी कवरिंग एंड allow air to pass through। This description reflect the poor living condition of the village। और ये जो बात बताया जा रहा है, ये कंडीशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे पुअर व्यक्ति अपने कैसे उस जीवन को ग्रामीण जगह में जीवन अपने को यापन करते हैं। And the passage also symbolizes the culture difference between the urban white family and the rural African community। और ये लाइन ये भी रिप्रेजेंट करता है इस और सिंबलाइज करता है कि कैसे अर्बन के श्वेत लोग और ग्रामीण अफ्रीकन समुदाय रहते थे। The Smalls family must adapt to the completely different way of the life। The Gordimer uses the realistic details to highlight issue to class and race and the social inequality। Next question number 9। No knock, but July, their servant, their host brings two pink glass cups of the tea। और ये क्या कर रहा है? जुलाई जो था उसका क्या था? नौकर था। शहर में जब रहता था नौकर था। जब वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है तो वो क्या करता है? वो नौकर के गांव में जाकर रहता है, और उसी का ये कहानी है। इन पंक्ति में जुलाई और स्मॉल्स परिवार के बीच बदलते हुए संबंधों को दिखाया गया है। जो जुलाई पहले उनका नौकर था, अब वही उनका मेजबान और सहारा बन गया। These lines are taken from the novel July People due to the political unrest in the South Africa। The Smalls family takes refuge in the July village। As the result, the traditional master-servant relationship undergoes to the significant change। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, जिसके कारण वो स्मॉल्स के फैमिली चले जाते हैं अपने नौकर के गांव, और वहाँ पे ट्रेडिशनल मास्टर सर्वेंट रिलेशन अंडरगोज टू द सिग्निफिकेंट चेंज। एक्सप्लेनेशन। द नरेटर डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर इज नो नॉक बिफोर द एंट्रिंग। जुलाई हु वाज वंस द फैमिली सर्वेंट नाउ एक्ट एज देयर होस्ट इन देयर ऑन विलेज। पहले जो वो जुलाई था, पहले कुछ बाद शहर में क्या वो नौकर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन ऐसा एक कंडीशन आया, ऐसा एक सिचुएशन आया कि जो उसके मालिक थे सारे सर्वेंट के घर चले गए उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और उसके बाद क्या हो गया कि ये होस्ट के रूप में काम करने लगे अपने विलेज में ही, और वो क्या हो गए? The act of the bringing tea in the pink glass cups appears simple but it carry deep symbolic meaning। कह रहा है
कि ये अपेयर सिंपल, ये सिंपल दिख रहा है लेकिन ये कैरी डीप सिंबॉलिक मीनिंग, द बैलेंस ऑफ द पावर हैज द चेंज्ड। और ये जो कप ऑफ द टी दिखा रहा है कि जो बैलेंस ऑफ द पावर है वो चेंज हो चुका है। Earlier, the Smells family controlled July life, but now they depend on him for the safety and the survival. जो लोग जुलाई के लाइफ पे कंट्रोल करते थे, आज ऐसा एक सिचुएशन आया, ऐसा एक कंडीशन आया जो खुद डिपेंड हो गए किस पे, जुलाई पे, और उसी पे सारा सुरक्षा और उनके जीवन के सर्वाइवल के नियम कानून क्या डिपेंड कर रहे हैं। द सीन हाईलाइट्स द चेंजिंग द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैक एंड द वाइट पीपल इन द साउथ अफ्रीका। और ये हाईलाइट करता है उस समय का सोशल रिलेशनशिप कि कैसे गोरे और काले लोगों में जो रिलेशनशिप चेंज हुआ। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.